हाय एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं लीड कोड का एक सवाल। लीड कोड 712 मिनिमम ASCII डिलीट सम फॉर टू स्ट्रिंग्स। तो ये क्वेश्चन लीड कोड का मीडियम कैटेगरी के अंदर दिया गया है। ठीक है। और ये मैं बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम मतलब एक प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। तो बेटर है कि आप अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग करंटली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एक बिगिनर पोजीशन पे हो तो आप ये प्रॉब्लम पे मत जाओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक दूसरे प्रॉब्लम के थोड़े कॉन्सेप्ट्स को लेके बना हुआ है। बेसिकली मैं LCS की बात कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अगर आप DP कर रहे हो तो मैं एटलीस्ट आपको बोलूँगा कि आप ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस वाला प्रॉब्लम एक बार अपने आप से स्टार्ट कीजिए, पढ़िए, ट्राई कीजिए, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में आप आइए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहे गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2, रिटर्न द लोएस्ट ASCII सम ऑफ डिलीटेड कैरेक्टर्स टू मेक टू स्ट्रिंग्स इक्वल। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट सिंपल है, लेकिन ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम दो एग्जांपल्स लेंगे। तो लेट्स से मेरा पहला स्ट्रिंग S1 S2 है, S1 और S2 है। ठीक है। तो लेट्स से मेरा पहला स्ट्रिंग कुछ ऐसा है ABE। ओके। और मेरा दूसरा स्ट्रिंग कुछ ऐसा है PBE। ओके। तो अब ये पूछ रहा है कि डिलीट करने, अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग के जो दो स्ट्रिंग जो गिवन है, इनमें से हर एक से मेरे को कैरेक्टर्स डिलीट करते जाने हैं, ताकि जो मेरा स्ट्रिंग बचा हुआ रहे आफ्टर डिलीशन, दोज टू स्ट्रिंग्स बिकम इक्वल। और साथ ही साथ मेरे को ये भी देखना है कि लोएस्ट ASCII सम भी मेरे को प्रिंट करना है। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है कि जैसे अगर हम यहाँ पे बोले कि हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को इक्वल करने के लिए, हम A को डिलीट करते सकते हैं यहाँ से, P डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो अब जब हम A डिलीट करेंगे तो S1 मेरा क्या हो जाएगा BE, और S2 मेरा क्या हो जाएगा ऑल्सो BE। तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये आपको बोलूं कि आप हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इसके बाद बी को भी डिलीट कर सकते हैं दोनों में से। तो एट द एंड दोनों क्या होंगे ई बन जाएगा। हम ई को भी डिलीट कर सकते हैं तो मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग दोनों में बच जाएगा। तो ये भी तो इक्वल केस है, ये भी इक्वल केस है, ये भी इक्वल केस है। लेकिन हमको क्या कहना है, हमको क्या पूछ रहा है कि लोएस्ट ASCII सम हमको रिटर्न करना है। लोएस्ट ASCII सम का मतलब ही आप ये सोच सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने डिलीशंस हमको करने हैं। देखिए, अब मैं यहाँ से क्या डिलीट किया A और P, यहाँ से मैं क्या डिलीट किया B। तो अगर मैं अगर यहाँ से A डिलीट कर रहा हूँ तो सोचिए कि मैं लेट कर रहा हूँ कि A का कोई एक ASCII वैल्यू है। ठीक है। A का कुछ एक ASCII वैल्यू है, P का कुछ एक ASCII वैल्यू है। वो आपको पता होगा, आप देख लीजिएगा क्या ASCII वैल्यू है। मैं उसके ऊपर डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो जब मेरे को यहाँ से एक एक डिलीट करना होगा तो ए का जो ASCII वैल्यू होगा लेट से वाई, पी का वैल्यू लेट से ऐसे वो वाई है, तो मेरे को रिटर्न का करना होगा आंसर एक्स प्लस वाई मेरे को रिटर्न करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे अगर मेरे को ई चाहिए, मतलब आफ्टर एंड, मतलब S1 ई में कन्वर्ट हो जाए, S2 ई में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से मेरे को क्या क्या डिलीट करना पड़ रहा है। यहाँ से मेरे को डिलीट करना पड़ रहा है आपका ए और बी, और S2 से क्या डिलीट करना पड़ रहा है पी और बी। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में आपको ये दोनों डिलीट करना पड़ रहा है, ये दोनों भी डिलीट करना पड़ रहा है। तो क्या करना पड़ रहा है आपको, आप देखिए कि आपको इसके वजह से ए का जो ASCII वैल्यू है वो भी यहाँ पे आएगा, बी का जो ASCII वैल्यू है वो भी आएगा। लेट्स से इसको हम जेड पकड़ लेते हैं। पी का जो ASCII वैल्यू है वो भी आएगा, ये भी जेड आएगा। तो इन दोनों का फिर से सम होगा, वो अल्टीमेटली मेरे को रिटर्न करना है। तो जो भी हो, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा एक्स प्लस वाई ये हमेशा केस में मिनिमम आ रहा है। तो एट द एंड मेरा जो आंसर रिटर्न होगा वो होगा एक्स प्लस वाई। शायद आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं।
देखिए जैसे उनका एक ये लीड कोड का ही एक एग्जांपल है। एक क्या है, ACA है और दूसरा EAT। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अगर हम, मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट करना है यहाँ से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एस और टी को डिलीट कर दे रहा हूँ। एस और टी को डिलीट करने के बाद मेरे दोनों में ही ये पड़ा रहेगा, और मेरे को जो आंसर रिटर्न करना है वो एस का एस की वैल्यू और टी का एस की वैल्यू, इन दोनों का समेशन मेरे को रिटर्न करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करें। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम LCS के ऊपर बेस्ड है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस प्रॉब्लम पहले नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करते हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली पहले देखिए, हम पहले समझते हैं कि हम एक रिकर्सिव कोड को कैसे लिखेंगे। पहले देखते हैं कि ये प्रॉब्लम को हम रिकर्सिव कोड कैसे लिख सकते हैं। देखिए रिकर्सिव कोड लिखने का दो तरीके हो सकते हैं। मतलब एक रिकर्सिव कोड का दो पार्ट होता है। एक होता है, क्या होता है कि मेरा बेस कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मेरा चॉइस डायग्राम को मुझे कोड में कन्वर्ट करना है। क्लियर? बेस कंडीशन, चॉइस डायग्राम। अब बेस कंडीशन, अब रिकर्सिव कोड लिखने से पहले पहले देख लेते हैं कि हम फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करें। तो मेरे को क्या रिटर्न करना है, लोएस्ट, मेरे को क्या रिटर्न करना है, लोएस्ट एस की सम ऑफ द डिलीटेड कैरेक्टर्स। तो सम बोला है तो डेफिनेटली इंट होगा, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन ऐसे कर लेता हूं कि मिनसम। ओके, इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स मैं पास कर रहा हूं, स्ट्रिंग s1 और स्ट्रिंग s2, ठीक है। और भी दो मैं आर्गुमेंट्स यहाँ पास कर रहा हूं, एक है इंट n और दूसरा है इंट m। n और m क्या है, n है आपका साइज ऑफ s1, m क्या है आपका साइज ऑफ s2। क्लियर? तो ये मेरा बेसिकली मेरा जो फंक्शन बनेगा। अब इसके अंदर मेरा एक क्या होगा, एक बेस कंडीशन होता है और दूसरा मुझे चॉइस डायग्राम मेरे को कोड करना है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि मेरा बेस कंडीशन क्या होगा। ओके, तो पहले देखते हैं कि चलिए कि बेस कंडीशन। ओके, अच्छा, मैं अगर आपको ये बोलूं कि s1 एम्प्टी स्ट्रिंग है और s2 में कुछ भी है, सोचिए कि ईट लिखा हुआ है। ओके, तो अब क्या कहोगे कि कितने मेरे को मतलब हम्म, कितने मेरे को डिलीशंस करने हैं ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। आपको ये क्या होगा आंसर, कि मेरे को S2 का पूरा डिलीट करना है। पूरा जब डिलीट कीजिएगा तब एस की सम आए, आप एस की सम आप अल्टीमेटली उसका प्रिंट कर दीजिएगा, ठीक। तो मेरे को क्या प्रिंट करना पड़ रहा है, एस की सम ऑफ S2। अगर S1 में कुछ रहे जैसे C है और S2 आपके पास अगर एम्प्टी रहे तो क्या आंसर होगा, मुझे ये पूरा डिलीट करना है तो मुझे क्या होगा, मुझे क्या आंसर रिटर्न करना है, एस की ऑफ S1 का जो एस की सम होगा वो मेरे को रिटर्न करना है। क्लियर? अब अगर दोनों ही जीरो रहे तो सीधी सी बात है, मेरे को क्या करना है, रिटर्न जीरो। मतलब अगर कोई भी स्ट्रिंग या फिर दो स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग हुआ, तो जब दो स्ट्रिंग नल हो रहा है उस केस में हम रिटर्न जीरो कर रहे हैं, और जब अगर कोई भी एक स्ट्रिंग नल हो रहा है तो हम दूसरे स्ट्रिंग का जो एस की टोटल लेंथ का जो एस की सम हो जाएगा हम उसको प्रिंट कर देंगे। क्लियर? आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया बेस कंडीशन। क्योंकि देखिए बेस कंडीशन निकालने का सबसे एक आसान तरीका यही है कि आप स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट के बारे में जानिए कि स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या हो सकता है। देखिए इनपुट क्या क्या है मेरे यहाँ पे, S1 है, S2 है, N है, M है। मैं S1 S2 को लेके कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, मैं N और M को देख रहा हूँ। जैसे N और M क्या है, तो मैं क्या बता सकूँ, N का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू।
n जीरो हो रहा है, n जीरो का मतलब क्या है, s1 आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर m जीरो हो रहा है, उसका मतलब क्या है, s2 एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर दोनों एक साथ जीरो हो रहा है, बोथ। उस केस में क्या हो रहा है कि s1 s2 बोथ एम्प्टी हो रहा है। ओके, s1 s2 आपका बोथ एम्प्टी हो रहा है। तो ये मेरा एक स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट टाइप का एक ये हो सकता है कि नहीं। तो यही मेरा अल्टीमेटली बेस कंडीशन बन जाएगा। तो मैं बेस कंडीशन के लिए क्या लिखूंगा, इफ n इक्वल टू 0। सोचिए कि मेरा एक फंक्शन है एस की सम करके जो क्या लेता है इनपुट, जो इनपुट स्ट्रिंग लेता है और उसका लेंथ भी लेता है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न एस की सम जब n जीरो है। n जीरो का मतलब क्या है, s1 मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है, s1 एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसका मतलब मैं ये सोचता हूँ कि s2 पे कोई वैल्यू हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा s2 कॉमा s2 का साइज क्या है m। ओके, दूसरे केस में क्या हो सकता है कि अगर मेरा s2 जीरो, एस जीरो मतलब s2 अगर मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा s की सम ऑफ s1 कॉमा n। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, देखिए मैं इसको फिर से बता रहा हूँ आपको कि अगर मेरा s1 नल स्ट्रिंग हुआ तो मैं s2 का टोटल s की सम में रिटर्न करूंगा, और अगर मेरा s2 नल स्ट्रिंग हुआ तो मैं s1 का टोटल s की कैरेक्टर मैं रिटर्न करूंगा। ओके, और अगर बोथ अगर नल हुआ तो क्या होगा कि n इक्वल टू 0, वहां पे s की सम s2 और m होगा। जब m हम 0 पास करेंगे तो यहाँ पे ये कोड जब हम लिखेंगे उसी केस में हम एक आर्गुमेंट ऐसा लिख देंगे कि आप इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 0, तो उस केस में यहाँ से 0 रिटर्न हो गया। बेसिकली ये हमारा बेस कंडीशन बन गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का एक चॉइस डायग्राम कैसे बनाएं। चॉइस डायग्राम मतलब क्या है कि मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है, मैं कैसे अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये हुआ, लेट से दूसरा स्ट्रिंग ये। ठीक है, ये स्ट्रिंग मेरा सोचिए कि s1 है, दूसरा स्ट्रिंग सोचिए s2 है। अच्छा, मेरे पास दो केसेस हो सकते हैं, लेट से कि मैं लास्ट से ट्रैवर्स कर रहा हूँ। आप सोचिए कि मैं लास्ट से ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ओके, तो लास्ट से अगर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो सकता है कि दो सॉल्यूशंस हो सकता है, दो एक्चुअली सॉल्यूशंस हो सकता है। कैसे, दो चॉइसेस क्या हो सकता है कि लास्ट के दो कैरेक्टर मैच कर जाए, लास्ट के दो कैरेक्टर मैच कर जाए। मैच मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, s1 n-1 इक्वल टू मेरा s2 n-1 हो गया। तो आप बताइए कि उस केस में क्या होगा आंसर। जब मेरे पास लास्ट के दो कैरेक्टर मैच कर गए तो मैं क्या इनको डिलीट करूंगा, नहीं, क्योंकि ये तो मेरा मैच स्ट्रिंग का पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को स्किप करके बाकी स्ट्रिंग के लिए मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगा। क्लियर, मैं क्या करूंगा, जब ये दोनों इक्वल है मैं ये कर रहा हूं कि मैं इन दोनों को स्किप करके मैं बाकी स्ट्रिंग के लिए मैं उसको ट्रेवर्स करूंगा। तो मैं अल्टीमेटली क्या फंक्शन कॉल करूंगा, मेरे को यहाँ पे कोई डिलीशन परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कोई मेरे को एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ा, मैं डायरेक्टली फंक्शन कॉल करूंगा मेरा रिड्यूस्ड और यू कैन से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो मेरा फंक्शन कॉल क्या होगा, मेरा क्या है, मेन सम मेरा फंक्शन है, तो उसमें s1 जाएगा, s2 जाएगा, और n रिड्यूस होके n-1 हो जाएगा, m रिड्यूस होके m-1, क्योंकि एक एक करके हम घटा दिए। ओके, और दूसरा केस देखिए, जब मैच नहीं कर रहा, जब मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे मेरे पास दो केसेस हो सकते हैं। दो केसेस कैसे हो सकते हैं, देखिए सोचिए जब मैच नहीं कर रहा, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ए से ई एक है और दूसरा क्या है मेरे पास, ए सी टी। ओके, नहीं छोड़िए, एस ए टी। ओके, तो क्या हो रहा है कि मेरे पास ये दो है, दो स्ट्रिंग है, तो मेरा क्या हुआ कि ये लास्ट का दो कैरेक्टर तो मैच नहीं किया। तो अगर लास्ट का दो कैरेक्टर मैच नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक बार इसको डिलीट कर सकता हूँ, एक बार इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैं दोनों एक साथ नहीं डिलीट कर सकता। क्यों नहीं डिलीट कर सकता, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि s1 का जो लास्ट कैरेक्टर है
वो S2 के लास्ट का जो बाद का जो कैरेक्टर है या फिर कोई एक कैरेक्टर जो इसके आगे है उनमें से मैच कर जाए शायद। अगर देखो अगर हम इसको डिलीट कर दिए तो बाद में तो ये नहीं मिलेगा ना, ये तो मैच स्ट्रिंग नहीं मिल जाएगा, मेरा एस की सम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं एक स्ट्रिंग का पूरा ले लूँ, इसको डिलीट कर दूँ इससे, नहीं मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। सेकेंड फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट केस में मैं ये कर रहा हूँ कि पहले का पूरा लिया और दूसरे का लास्ट कैरेक्टर रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। और सेकेंड चॉइस में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले का लास्ट कैरेक्टर रिमूव कर दिया और दूसरे का पूरा मैंने ले लिया। क्लियर? तो इस केस में मेरे पास आंसर क्या हो सकता है, इस केस में मेरे पास क्या आंसर हो सकता है, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट कैरेक्टर डिलीट कर रहा हूँ। तो S1 S2 मैं अगर इसका लास्ट कैरेक्टर डिलीट कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे पास रिमेनिंग लेंथ क्या पड़ रहा है, m-1। पहला का मैं कोई डिलीशन नहीं कर रहा हूँ तो n तो n ही रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, m-1 हो जाएगा। प्लस मैं प्लस प्लस क्या होगा, देखिए प्लस ये हो रहा है कि मेरा यहाँ पे लास्ट जो कैरेक्टर जो मैं रिमूव कर रहा हूँ, मैं तो उसको यहाँ पे ऐड करूंगा, वही ना, क्योंकि जो जो डिलीटेड कैरेक्टर्स हैं उनके एस्की सम को मेरे को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे बस ऐसा ही लिखूंगा कि प्लस S2 ऑफ क्या होगा, m-1। m-1 ही तो, ये तो इंडेक्स तो m-1 है, ठीक है, लेकिन लेंथ m-1 हो गया कि पहले m था, अब लेंथ मेरा बचा हुआ है m-1। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आप ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके अपने आप से लिखने का, आपको समझ में आएगा चीज़ों को और अच्छे से। तो देखिए कि क्या कैसे हम लिख रहे हैं कि मिन सम S1 S2 n-1 m। n-1 क्यों, फर्स्ट का एक कैरेक्टर मैंने रिमूव कर दिया, चूंकि मैंने इसको रिमूव किया तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा बस। तो ये जो क्या हो सकता है, ये मेरे पास दो चॉइसेस मेरे पास बन रहे हैं, दो केसेस बन रहे हैं। तो मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा, मैं जब ये दोनों को लेंगा, यहाँ पे मेरे को क्या बोला है कि लोएस्ट रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे एक मीन फंक्शन यूज करूंगा, मीन ऑफ दिस एंड दिस। बेसिकली मैं क्या करूंगा, इस पूरे का मैं मिनिमम लूंगा। अगर इस केस में मिनिमम मेरे को मिले तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो अगर इस केस से मिनिमम मिले तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा रिकर्सिव कोड समझ में आ गया होगा। तो पहले मैं आपके सामने रिकर्सिव कोड को लिख दे रहा हूँ। तो देखिए रिकर्सिव कोड क्या होगा, इंट min sum string s1 string s2 int n int m। ओके, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बेस केसेस लिख रहे हैं। बेस केस में पहला मेरा क्या है, मैंने क्या बोला कि अगर n इक्वल टू 0 है तो आप क्या करो, रिटर्न एस की सम ऑफ s2 m। दूसरी बार, इफ m इक्वल टू 0 रिटर्न एस की सम ऑफ S1 n। एस की सम कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन आपको खुद से लिखना होगा। ये फंक्शन बहुत ही सिंपल फंक्शन है। बेसिकली क्या करना है कि अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स से ABC, तो आपको ये स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर का जो एस की वैल्यू है उनको बस ऐड करना है। तो एक बेसिकली एक सिंपल फॉर लूप चला के आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, इसलिए मैं इसका कोड, मैं ऐसी सम का मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली मेन रिकर्सिव कोड आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का क्या हुआ, यहाँ तक हम लोग का आ गया मेरा पूरा बेस कंडीशन। अब हम लिखेंगे कि हम लोग का चॉइस डायग्राम का कोड क्या हो रहा है। तो चॉइस डायग्राम का जो कोड है कि हमने पहले क्या बोला कि अगर मेरा लास्ट कैरेक्टर मैच कर जाए, लास्ट कैरेक्टर मैच करने का मतलब क्या है कि S1 ऑफ n-1 इक्वल टू m-1। उस केस में क्या हम करेंगे, हमको कोई एक्स्ट्रा एडिशन डिलीशन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो हम बस सिंपली बाकी स्ट्रिंग के ऊपर हम कॉल कर देंगे। ठीक है, एल्स अगर ये ना हुआ तो रिटर्न क्या करेंगे हम, मिनिमम ऑफ आवर टू चॉइस, मिनिमम ऑफ आवर टू चॉइस। चॉइसेस क्या हो सकता है, या तो पहले का पूरा लेंगे, पहले का हम पूरा लेंगे, सेकंड का एक छोड़ देंगे,
मतलब एक डिलीट कर देंगे, तो सेकंड का अगर एक हम डिलीट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन, नहीं तो पहले का लास्ट कैरेक्टर हम डिलीट करेंगे और दूसरे का जैसा है वैसा ही ले लेंगे। उस केस में क्या आ जाएगा, S1 ऑफ n-1। बस यही हम लोग का रिकर्सिव कोड है, 4 लाइन, 4-6 लाइन का जो भी है, इतना सिंपल ये रिकर्सिव कोड है। रिकर्सिव कोड मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं यहाँ से आपको डीपी का कोड लिख सकता हूँ। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप डीपी सॉल्व कर रहे हैं बॉटम अप या फिर टॉप डाउन, हमेशा ट्राई कीजिए कि पहले रिकर्सिव कोड लिखने के बाद आप डीपी में मूव करें, क्योंकि मूव बहुत इजीली होगा। रिकर्सिव कोड से डीपी में जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक डीपी सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं वो थोड़ा टफ आएगा। तो देखिए मैं कैसे ये पूरे प्रॉब्लम को मैं कैसे इसका एक डीपी सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। आप देखिएगा कि अगर ये जो रिकर्सिव कोड है ये फुल्ली करेक्ट कोड है, ये प्रॉब्लम कहाँ करेगा, प्रॉब्लम इसी केस में करेगा कि टाइम लिमिट एक्सीडेड होगा या फिर मेमोरी लिमिट एक्सीडेड होगा। मेमोरी लिमिट मतलब क्या होता है कि जो रिकर्सिव स्टैक है वो पूरा हमारा फुल हो गया, ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीडेड, देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं, 1 2 3 फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं, तो इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा इसको रिकैलकुलेशंस करना पड़ रहे हैं, तो इसीलिए ये आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड आपको मिलेगा। लेकिन रिकर्सिव कोड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से ही आपको डीपी कोड बनाना है। तो डीपी कोड हम देखते हैं कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इसका कोड हम कैसे लिखें। तो देखिए मेरे पास इनपुट क्या क्या है, S1 S2 N M, ओके। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जो करना है, मेरा जो रिकर्सिव कोड है और मेरा जो डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो मेरा कोड बनेगा, इसके दो रिलेशन, इसका एक रिलेशन समझिए। रिकर्सिव कोड का जो मेरा बेस कंडीशन होता है वो यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग में जो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे वो उसका इनिशियलाइजेशन स्टेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और इसका जो चॉइस डायग्राम है वो यहाँ पे बेसिकली लूप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं, इतना ही बस ये कोड है। तो देखिए कि कोड को हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए मेरा जो पहला इसका जो बेस कंडीशन था, कि हम बेस कंडीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसका बेस कंडीशन क्या था। बेस कंडीशन इसका क्या था, इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न ASCII sum of S2 of M, if M equal to 0 return ASCII sum of S1 of N, ओके। तो n इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है कि इससे पहले ये हमारा इसका बेस कंडीशन है जो कि रिकर्सिव कोड का है। तो मेरे पास क्या था, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास दो एक 2D मैट्रिक्स है, 2D होगा कि 1D होगा वो कैसे पता चल रहा है, वो यहाँ से पता चल रहा है कि देखिए कौन कौन वेरिएबल्स, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बेसिकली चेंज हो रहे हैं, वहां से हमको पता चल जाएगा कि ये 2D मैट्रिक्स है कि 3D मैट्रिक्स है, क्या कि 1D मैट्रिक्स होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक n है, देखिए यहाँ पे n-1 है, फिर से यहाँ पे भी n-1 है, तो n वेरिएबल मेरा चेंज कर रहा है, ठीक है। m है, यहाँ पे m-1 है, यहाँ पे भी m-1 है, तो m वेरिएबल भी मेरा चेंज कर रहा है। लेकिन देखिए आप S1 S2 S1 S2 S1 S2 और यहाँ पे भी S1 S2 ये चेंज नहीं कर रहा। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मेरे चेंजिंग वेरिएबल्स कौन कौन है, n और m। तो दो मेरे पास चेंजिंग वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए हमको 2D मैट्रिक्स चाहिए, ओके। और 2D मैट्रिक्स अब होगा तो उसका साइज क्या होगा, हम उसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे इंट dp n+1 n+1, ओके। n+1 क्यों हमको चाहिए, क्योंकि हमारा देखिए मेरा जो डीपी का जो लास्ट इंडेक्स है वो मेरे को n और m, ये जो मेरा डीपी जो मेरा टेबल बनेगा, ये जो मेरा टेबल बनेगा, इस टेबल का जो लास्ट इंडेक्स होगा यहाँ पे ही आंसर अपना स्टोर होगा। तो इसीलिए
आंसर जब यहाँ पे मेरा स्टोर होगा तो मुझे dp ऑफ n कॉमा n अगर हमको चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ क्या है n और m, ये इंडेक्स पाने के लिए मुझे n+1 m+1 करना पड़ रहा है। क्लियर? पहले इस टेबल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं तो ताकि आपको थोड़ा आसानी हो कि ये प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। देखिए, मैंने क्या बोला कि मेरे को 2D मैट्रिक्स चाहिए। 2D मैट्रिक्स चाहिए तो दिक्कत ऐसा है नहीं। तो देखिए, मेरा सोचिए कि मेरा पहला जो लेटर है वो है ए बी सी, 1 2 3, ओके, ए बी सी। और S2 मेरा क्या है, लेट्स से ए बी सी डी। तो इजी एक कोड ले रहे हैं। तो देखिए, एक क्या हो रहा है कि ए बी सी और दूसरा क्या है ए बी सी डी। तो S1 का लेंथ मेरा क्या है 3, S2 का लेंथ क्या है मेरा 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डीपी एरे ले रहा हूँ जिसका 4 5, बेसिकली 4x5 का मैं एक मैट्रिक्स आपके पास बना रहा हूँ। तो मैट्रिक्स का इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3 4। यहाँ पे कौन सा इंडेक्सिंग हो रहा है, यहाँ पे n मतलब ये जो इंडेक्सिंग डिनोट कर रहा है ये हमारा S1 का इंडेक्सिंग डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आइएगा, यहाँ पे भी क्या होता है 0 1 2 3 4। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा S2 का m जो है, m जो S2 का जो लेंथ है उसका वैल्यू डिनोट कर रहा है। यहाँ पे n क्या है, n वैल्यू डिनोट हो रहा है, यहाँ पे m वैल्यू डिनोट हो रहा है। कोई भी एक हम अगर रैंडम सेल पकड़े, रैंडम सेल क्या हो रहा है, ये रैंडम सेल का अगर आप एक इंडेक्स देखिए, इस रैंडम सेल का इंडेक्स क्या है 2, 1, मतलब n का वैल्यू 2, m का वैल्यू 1। n का वैल्यू 2, m का वैल्यू 1 क्या मतलब क्या है कि स्ट्रिंग 1 का लेंथ क्या है मेरा ए बी, और स्ट्रिंग 2 का लेंथ क्या है मेरा ए। तो ये सेल में कौन सा आंसर स्टोर होगा, ये सेल में वो आंसर स्टोर होगा कि अगर ये दोनों मेरे पास गिवन स्ट्रिंग्स हो तो इन दोनों स्ट्रिंग के जो मिनिमम कैरेक्टर्स डिलीट करने होंगे, उन डिलीटेड कैरेक्टर्स का जो ASCII सम होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। बेसिकली ये पूरे बड़े प्रॉब्लम का एक सब प्रॉब्लम है, मेरा जो बिग प्रॉब्लम है उसका सब प्रॉब्लम है। तो ऐसे हर एक सेल ये डिनोट करेगा, हर एक सेल ये डिनोट करेगा। ये सेल क्या डिनोट कर रहा है, DP00। 00 का मतलब क्या है, n भी 0 है m भी 0 है, मतलब दोनों ही एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर एक ये सेल क्या डिनोट कर रहा है, ये सेल मेरा डिनोट कर रहा है DP03, मतलब n0 है m3 है, n0 है m3 है, इसका मतलब क्या है कि S1 मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है, S2 में 3 है, मतलब पहले से हमको 3 लेना है बस। ठीक है, तो पहले से अगर हमको 3 लेना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो इस केस में आंसर क्या हो सकता है, इसमें आंसर आपको याद है कि इस केस में हम इस पूरे का ASCII जो सम होता है वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो शायद तो तब इस केस में आप बताइए कि अगर इस लास्ट कॉर्नर का क्या अगर मैं इंडेक्सिंग देखूं तो लास्ट कॉर्नर का इंडेक्स मेरा क्या आएगा, लास्ट कॉर्नर का इंडेक्स में देखिए n=3, m=4। n=3 का मतलब क्या है, S1 मेरा ABC है, S2 मेरा क्या है ABCD है। तो मेरे को क्या पूछ रहा है, मेरे को यही पूछ रहा है कि यही तो मेरा सवाल है ना, अल्टीमेटली मेन क्वेश्चन तो मेरा यही है। तो इसलिए मैंने बार बार बोला कि मेरा जो आंसर होगा वो हमेशा ये लास्ट कॉर्नर में स्टोर होता है। आई होप इतना तक आपको क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं कि हम बेस कंडीशन से इनिशियलाइजेशन कैसे करें। तो मेरा पहला जो कंडीशन था, इफ n=0, n=0 का मतलब क्या हो रहा है, n=0 का मतलब ये हो रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ n=0 के लिए, मैं ये रो की बात कर रहा हूँ, इस रो की मैं पूरा बात कर रहा हूँ। तो जब इस रो पे ये क्या है मेरा n=0, इस रो की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस केस में मैंने क्या रिटर्न कर रहा, मैं रिटर्न कर रहा था कि S2 में जो कैरेक्टर्स हैं उनका सम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, m का वैल्यू मेरे को कंसिडर करना होगा ना, यहाँ पे नहीं कि पूरे S2 का सम। मुझे क्या करना है कि जब ये 0 0 होगा तब उस केस में 0, जब 0 1 मतलब n0 है m1 मतलब S2 में जब सिंगल कैरेक्टर है तब उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। सेकंड जब 2 कैरेक्टर होंगे, जब 3 कैरेक्टर, जब 4 कैरेक्टर होंगे, ऐसे ये आएगा। ठीक है, सिमिलरली मेरा जो सेकंड बेस केस है वो क्या है कि m=0। ये क्या है, ये m=0 है।
तो उस केस में कैसे आंसर आएगा, वही जब सिंगल कैरेक्टर रहेगा इन में तब उसका क्या आंसर होगा, जब फर्स्ट 2 कैरेक्टर रहेगा इस वन में तब क्या आंसर होगा, जब फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आएंगे तब क्या आंसर होगा, फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आएंगे तब क्या आंसर होगा। समझ में आया? तो ऐसे करके हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। क्लियर? तो चलिए इनिशियलाइजेशन स्टेप हम देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन हम क्या करेंगे, पहले dp 0 0 वो मेरा क्या हो रहा है 0। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं कि हम इसको फिल करेंगे, ये पूरे पार्ट को हम फिल कर रहे हैं। इस पूरे पार्ट को अगर हम फिल करेंगे तो मेरा क्या आएगा, इंट आई इक्वल टू, ये मेरा ऑलरेडी फिल्ड है 0 से, ये वाला मेरा ऑलरेडी फील्ड है 0 से, तो मेरे को यहाँ से 1 से लेके कहाँ तक करना है, m तक मुझे करना है। तो 0 से 1 से 1 लेस देन इक्वल टू m i प्लस प्लस क्या लिखूंगा, dp ऑफ, यहाँ पे क्या है 0 है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे एस आई उसका वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना है। सेकंड में क्या चाहिए, पहला का जो है उसके साथ जो सेकंड कैरेक्टर है उसका भी जो सम होगा वो मुझे चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि dp ऑफ 0 i इक्वल टू dp ऑफ 0 i माइनस 1 प्लस s 2 ऑफ i माइनस 1। क्लियर? सिमिलरली मैं कॉलम के लिए भी लिख दूंगा i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस dp ऑफ i0 इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1 0 प्लस s1 ऑफ i माइनस 1। ओके, आई होप ये हमारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं हम अपना चॉइस डायग्राम का कोड लिखेंगे। चॉइस डायग्राम का कोड लिखना बहुत आसान है। पहले आप जल्दी चले जाइए कि हम रिकर्सिव कोड पे हम क्या लिखे थे। देखिए यहाँ पे 2 रूल है अगर आपको मेंटेन करना है। पहला है कि आपको 2 लूप लगाने होंगे, आई जे का 2 लूप लगाने होंगे। ये जो रिकर्सिव कोड है, रिकर्सिव कोड में जहां जहां एन यूज हुआ है वहां पे आप आई से रिप्लेस कर दिए, जहां जहां एम यूज हुआ है उसको आप जे से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मुझे 2 फॉर लूप चलाने हैं। एक क्या चांस से चलेगा, एक आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक जाएगा, उसके नीचे ही जाएगा जे इक्वल टू 1 से लेके एम तक, क्योंकि मेरे को पूरा स्ट्रिंग चाहिए, दोनों स्ट्रिंग को कंसिडर करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये जो कोड है इसको आप डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, n माइनस 1 के जगह पे इस n के जगह पे आपको i लिखना है, इस m के जगह पे आपको j लिखना है। ठीक है, ये जो मीन सम है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा dp में। ठीक है, ये जो s1 s2 ये आपको उतना जरूरी नहीं है, इसके n माइनस 1 और n माइनस 1 आपको क्या लिखिएगा यहाँ पे i माइनस 1 j माइनस 1। क्लियर? और ये जो वैल्यू होगा ये बेसिकली यहाँ पे रिटर्न हम वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे dp ऑफ i। ओके, क्लियरली मैं एक बार आपको ये लिख देता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम यही लिखेंगे कि फॉर, मैं ऐसे शॉर्ट पे आपके सामने ये लिख दे रहा हूं, i इक्वल टू 1 टू n। ओके, फॉर i इक्वल फॉर सॉरी j इक्वल टू 1 टू m if s1 of i minus 1 इक्वल टू s2 of j minus 1। क्या कीजिएगा आप यहाँ पे लिखिएगा dp ऑफ आई जे इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1 j माइनस 1। ओके, नेक्स्ट जब मेरा एल्स कंडीशन आएगा तब मैं क्या लिखूंगा, dp ऑफ आई जे। अब चले जाइए कि क्या कोड है। पहला मेरा जो मीन है वो मीन तो रहेगा, मीन का तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। कहाँ पे कोड है, यहाँ पे। तो मेरा n के जगह पे क्या जाएगा, i जाएगा, m के जगह पे क्या जाएगा, j जाएगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा j, यहाँ पे क्या होगा i, यहाँ पे क्या होगा i, यहाँ पे क्या होगा n। ठीक है, मीन सम के जगह बस dp लिखना है, यहाँ पे भी बस dp लिखना है। सिंपल, ये चीज बहुत सिंपल है, मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि डी अगर आपको रिकर्सिव कोड आपने लिख लिया तो वहां से डीपी में जाना कोई झमेले की बात है नहीं। i माइनस 1 कॉमा
मैं क्या कर रहा हूँ, i-1 का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसका मैं लास्ट कैरेक्टर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड केस, मेरा जो सेकंड स्ट्रिंग है उसका अगर मैं लास्ट कैरेक्टर रिमूव कर रहा हूँ, ओके। इसके बाद ये मीन फॉर लूप खत्म, एट द एंड आप क्या कीजिएगा, रिटर्न डीपी ऑफ एन एम। बस इतना सा कोड आपको करना है, बहुत ही आसान कोड है। पूरा कोड का मेन बैकबोन रिकर्सिव कोड है। अगर आप रिकर्सिव कोड लिख पा रहे हैं तो वहां से कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला बस आप याद रखिएगा और कुछ नहीं। फॉर लूप 2 आपको लिखना है और n की जगह पे i और m की जगह पे j और आखिर में आपको रिटर्न करना है dp ऑफ n m। बस इतना सा कोड आपको बस लिखना है। इनिशियलाइजेशन को आपको समझना है कि इनिशियलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन का यही है कि पहले हम n+1 m+1 का एक मैट्रिक्स लेंगे, फिर अगर जिस रो में 0 हो रहा है उस रो को पहले हम इस रो को फिलअप करेंगे, उसके बाद हम इस कॉलम को फिलअप करेंगे। उसके बाद हम रिकर्सिव कोड का जो चॉइस डायग्राम का है उसको डीपी में कन्वर्ट करेंगे। बस इतना सा कोड है। तो चलिए इसको हम लीड कोड पे रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। तो मैं अपने लीड कोड पे आ चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या है, मेरे को 2 स्ट्रिंग गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए पहले कोड करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले देख लेते हैं कि पहले हम 2 वेरिएबल ले लेंगे जहाँ पे स्ट्रिंग का जो साइज है उनको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। int n इक्वल टू s1 डॉट साइज, int m इक्वल टू s2 डॉट साइज, ओके। फिर हम क्या कर रहे हैं, अपना जो dp एरे होगा उसको हम पहले डिक्लेयर कर रहे हैं m+1, dp ऑफ 0 0 मेरा क्या है 0, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रिंग नल हुआ तो मेरा आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा। फिर मेरा फॉर लूप में क्या आ रहा है, इंट i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू m i प्लस प्लस dp ऑफ, मेरा फर्स्ट रो पे फिल कर रहा हूँ अभी, तो dp ऑफ i इक्वल टू dp ऑफ 0 i-1 प्लस s2 ऑफ i-1, ओके। फिर मैं फर्स्ट कॉलम को फिल कर रहा हूँ, i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस dp ऑफ i ऑफ 0 dp i-1 0 प्लस s1 ऑफ i-1, क्लियर। तो मेरा बेस केस लिखना अभी हो गया। अब हम जा रहे हैं कि अपना चॉइस डायग्राम को कोड करने। तो चॉइस डायग्राम का कोड मैंने क्या बोला कि पहले i इक्वल टू 1 से लेके n तक, फिर आपका j इक्वल टू 1 से लेके m तक, फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि s1 ऑफ i-1 अगर लास्ट के 2 कैरेक्टर सेम हुए तो हम उस पर कोई एडिशन डिलीशन कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे। तो dp ऑफ ij विल बी सिंपली dp ऑफ i-1 j-1। एल्स अगर वो दोनों सेम ना हुए तो हम क्या कर रहे हैं कि हम dp ऑफ ij विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ dp ऑफ i-1 ऑफ j। फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव कर रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर अगर रिमूव कर रहा हूँ तो ये आएगा कॉमा देके dp ऑफ i ऑफ j-1 प्लस s2 ऑफ j-1, ओके। एट द एंड हम करेंगे रिटर्न dp ऑफ n m, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कोड हो गया। चलिए देखते हैं रन करके कि क्या आंसर आ रहा है। ओके, तो जो गिवन सैंपल एग्जांपल्स हैं वो तो पास कर गए। अब हम अपने कोड को सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो इट इज एक्सेप्टेड। होप आपको ये पूरा कोड समझ में आया होगा। और देखिए 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिकर्सिव कोड को पहले लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आप उसको डीपी में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।